नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे को करिकुलर की जो परीक्षा आपकी होने वाली है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर टल गया है, तो उसका पेपर जो 22 को है उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा। बाकी जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पिलोस्तु का जो 17-18 को पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या इसके अलावा 22 तारीख को जिनका पेपर है राम मनोहर लोहिया का, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका 28 को है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात, अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कॉलेज के लिए। अम्मा पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका और विश्वविद्यालय आपका कौन सा पढ़ रहा है आपका, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए इंपॉर्टेंट है, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माँ शाकुंभरी सहारनपुर के लिए इंपॉर्टेंट है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, या इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है। प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का ये पेपर मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 100 एमसीक्यू इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करूंगा, ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ही है। ठीक है, चले ये पेपर आपका आ चुका क्वेश्चन पेपर में पूरा का पूरा पेपर को आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न लगा हुआ है। पहला प्रश्न है, फर्स्ट एड शब्द पहली बार प्रकाश में कब आया। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा शब्द की बात की है तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। एक पहला ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है। औपचारिक तौर पर अगर देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा शब्द का औपचारिक उपयोग जो सबसे पहले शुरू हुआ है 1878 ईस्वी में शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ? 1878 ईस्वी में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा ब्रिटेन में शुरू किया गया था। प्राथमिक चिकित्सा शब्द का पहली बार प्रयोग प्रकाश में आया था। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बार 1870 ईस्वी में पर्सिया के सर्जन फ्रेडरिक वान स्मार्च ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो सकता है और बी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक माना जाता है फ्रेडरिक स्मार्च को ही, चूंकि इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का मकसद है वो पहला ऑप्शन ही सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। फिर औपचारिक तौर पर पूछे तो 1878 में एकदम से प्रकाश में आया था। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार की जो पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा? 4 प्रकार का होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर आर 4 टाइप ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। रेड क्रॉस विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि घर, यात्रा या कार्यस्थल के आधार पर प्राथमिक चिकित्सा किट को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 5वां नंबर प्रश्न है, फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? तो फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? तो किस पर बेटा? कंधों पर उठा करके, छत के नीचे फेंक करके नहीं, जोर से घसीट करके नहीं। करेक्ट आंसर होगा कंधों पर उठा करके, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आप देखते हैं बेटा। प्रश्न है, पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? पट्टियां बेटा कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से पट्टियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो पट्टियां 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से पट्टियां 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बेटा, मुख्य रूप से पट्टियों की 2 श्रेणी में बांटते हैं। एक होता है त्रिकोणीय पट्टी और एक होता है आपका रोरल पट्टी। ठीक है, लोरल पट्टी या त्रिकोणीय पट्टी, ये एक प्रकार से 2 प्रकार की पट्टियां होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की पट्टियां पाई जाती हैं। वैसे देखेंगे तो कई प्रकार की पट्टियां होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से पट्टियां 2 प्रकार की होती है, त्रिकोणीय पट्टियां, त्रिकोणीय पट्टी, और कौन सी पट्टी आपकी है? रोरल पट्टी भी आपकी पट्टी के प्रकार में आती है। ठीक है, रोरल पट्टियां भी आती हैं। क्लियर, त्रिकोणीय पट्टी भी आपकी आती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो पट्टियां कितने प्रकार के अंतर्गत, तो कौन सी पट्टी नहीं आती इनमें से? देखिए, त्रिकोणीय पट्टी हो गई, रोलर पट्टी भी आ जाएगी, और ट्यूबुलर पट्टी भी पट्टी का एक प्रकार होता है। पट्टी का मानक ट्यूबुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्यूबुलर पट्टियां भी होती हैं। गोल पट्टी कोई पट्टी का प्रकार नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, गोल कोई पट्टी का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, रोलर पट्टियों का उपयोग किया जाता है। रोलर पट्टियों का उपयोग किया जाता है कब? रोलर पट्टियों का फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन उन्हें हाथ और पैर की उंगलियों जैसे जोड़ों और अंगों का को बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आप मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैर की उंगली पर और हाथ की उंगली पर, दोनों पर बांधने के लिए रोलर रोलर पट्टियों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर प्रश्न है, रोलर पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? तो जो है रोलर पट्टियां जो होती हैं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी पट्टी होती है? एक होती है हेड और एक होती है टेल। ठीक है, हेड और टेल प्रकार की पट्टियां होती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अंग्रेजी की 8 प्रकार की पट्टियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो अंग्रेजी की 8 आकार की पट्टियां जो होती हैं, 8 आकार की पट्टी जो होती है इस तरीके की, उसको बोलते हैं रोलर पट्टी। ठीक है, गोल पट्टी या रोलर पट्टी इसी को बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। फिगर ऑफ एक्ट, ठीक है, फिगर ऑफ 8 तकनीक का उपयोग रोलर पट्टी बांधते समय जोड़ों जैसे टखने या कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर 7वें रोलर पट्टी का उपयोग किया जाता है घुटने पर। बिल्कुल, घुटना इसका सही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, हाथ पैर की उंगली और हाथ की उंगली पर, ये ऑप्शन मैंने बता दिया था। तो इसमें से देखें, ये दोनों, ये भी हो सकता है ए डी ऑप्शन, और घुटना वाला ज़्यादा बेटर में से लग रहा है, तो घुटना वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो तकनीक होती है रोलर पट्टियों का, जो 8 फिगर ऑफ 8 होता है, तकनीक का उपयोग रोलर पट्टी बांधते समय जोड़ों जैसे या टखने कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये भी ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है, त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है? त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में करते हैं? कंधों पर और उंगलियों पर, दोनों भागों में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन हम अंदर ग्रहण करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन से, सरल प्रश्न थे। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? श्वसन तंत्र जो होता है सांस लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? बेटा फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। श्वसन तंत्र जो होता है जो है सुनने सॉरी श्वास लेने के अलावा बोलने में, स्पीकिंग करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीकिंग। स्वर यंत्र जो होता है और श्वसन यंत्र, स्वर यंत्र किसका हिस्सा होता है? ये श्वसन तंत्र का ही हिस्सा होता है, जो हम बोलते हैं और गंध महसूस करने में मदद करता है हमारा। ठीक है, स्मेलिंग एंड बोलने दोनों में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो नेफ्रॉन जो होता है ये श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं, बाकी ग्रसनी, स्वरयंत्र और ब्रोंची ये तीनों जो होते हैं श्वास प्रणाली के हिस्से हैं। जबकि जो आपका ये है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन माने होता है किडनी, किडनी जो होता है बेटा ये उत्सर्जन तंत्र का अंग होता है, जैसे कि ठीक है मूत्र वगैरह और उसको अलग करता है ये। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है ये उत्सर्जन तंत्र है। अगला क्वेश्चन आपका, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो दाहिने फेफड़ा यानी कि राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं? तो 3 लोब्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दाहिने फेफड़े में 3 हिस्से होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। ठीक है, अपर, मिडिल एंड लोअर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और बाएं फेफड़े में केवल 2 लोब होते हैं, ध्यान रखेंगे। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं बेटा? दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर, जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 ही लोब होते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास। 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? श्वास अवरोध कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वास अवरोध। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 17 नंबर प्रश्न है, डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? तो डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद में उसको पीठ के बल रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीठ के बल रख करके उसको सीपीआर दें, श्वसन मार्ग की जांच करने के लिए।
व्यक्ति को सख्त और समतल सतह पर पेट के बल लेटाना चाहिए ताकि जो है उसको सीपीआर दिया जा सके। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन कहते हैं सीपीआर को। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, चोकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु स्वर तंत्र के इस भाग में फंस जाती है। किस भाग में फंस जाती है? श्वास नली में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बाबू। प्रश्न, दमा के क्या लक्षण होते हैं? दमा के, अस्थमा या दमा के लक्षण इनमें से क्या होते हैं? देखिए, छाती में जकड़न, खांसी, अचानक हांफने लगना, ये सब दमा के लक्षण होते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया की अगर बात करें बेटा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी को, ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ही ये बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सीलिया, सीलिया जो हमारे वायुमार्ग को साफ करने या साफ रखने में मदद करते हैं, श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं? सीलिया, सीलिया श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं? तो श्वास नली में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वास नली में सीलिया पाई जाती है। डी ऑप्शन। ठीक है, श्वास नली में छोटे बालों जैसी संरचनाएं सीलिया होती हैं जो धूल और बलगम को फेफड़ों से दूर रखती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वास नली में ही होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न है, मानव हृदय का वजन कितना होता है? मानव हृदय का वजन बेटा कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं का वजन की बात की तो 250 से 300 ग्राम महिलाओं के हृदय का वजन, और पुरुषों के वजन होता है 350 से 300 से 350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में चैम्बर की संख्या की अगर बात की जाए तो मानव हृदय में चैम्बर जो होते, कितने चैम्बर होते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं मानव शरीर में, मानव के हृदय में। ठीक है, 4 हृदय के कक्ष होते हैं। 2 ऊपरी होता है जिसको आर्टेरिया कहते हैं, और 2 निचला होते हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो 2 अपर एंड 2 लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है? मानव हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मानव हृदय लगभग में 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो लंबाई पूछी तो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई पूछता तो कितना लगाते हैं? 9 सेंटीमीटर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर के हृदय में आता है? बताएं। करेक्ट आंसर, शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर के हृदय में आता है? तो होता है आपका फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, फिर यह शुद्ध रक्त हृदय से लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 26 नंबर। प्रश्न है, त्वचा से खून कब निकल सकता है? त्वचा से खून कब निकल सकता है? कटने पर। ठीक है, जब आपकी त्वचा कट जाती है तो खून निकल सकता है, बाकी मोच आने पर नहीं, तनाव आने पर भी नहीं, दबाव आने पर भी खून नहीं निकलता। कोई चीज़ आपका त्वचा कट जाती है तो खून आपका निकलने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, दिल का दौरा आने पर प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है? बताएं। 27 नंबर, तो दिल का दौरा पड़ने पर कौन सी दवा दी जाती है? एस्पिरिन दवा दी जाती है। एस्पिरिन नाम की दवा होती है। दर्द, बुखार, हार्ट अटैक, कैंसर, इन सभी की दवा होती है एस्पिरिन। ठीक है, स्ट्रोक, तो ये हवा एस्पिरिन, लाल एस्पिरिन जो होता है रक्त को पतला करने में मदद करती है, जिससे हृदय की धमनियों में थक्के के प्रभाव को कम किया जा सकता है। एस्पिरिन यही काम करती है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, मस्तिष्क में रक्तस्राव का क्या कारण हो सकता है? मस्तिष्क में रक्तस्राव का कारण हो सकता है स्ट्रोक आने की वजह से कभी कभी मस्तिष्क में खून बहने लगता है। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर रक्त, स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति या बाधित हो जाती है या रक्तवाहिका फट जाती है। ऐसी स्थिति में रक्तवाहिका माने रक्त जो नसें ले जाती हैं वो फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर क्वेश्चन से भैया, नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव पंक्चर घाव कहलाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंक्चर घाव बोलते हैं, जैसे सुई घुस जाए, नुकीली चीजें घुस जाए, कांटा घुस जाए तो इसी को पंक्चर घाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 30 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न है, धारदार वस्तु से होने वाला घाव। धारदार वस्तु से होने वाला घाव कौन सा होता है? जो धारदार घाव होता है, तो चाकू से होने वाला घाव जो होता है, धारदार घाव जो है चाकू से हो सकता है। ठीक है, इंसिजन करेक्ट आंसर इसका हो सकता है। किसी तेज धार वाली वस्तु से लगा साफ कट इंसिजन कहलाता है। इंसिजन बोलेंगे उसको, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसिजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अक्ष तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से, बताएं अक्ष तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से होती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन बताएगा। बिल्कुल 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का अक्ष की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है, तो किससे संबंधित है बेटा ये, बिल्कुल राइट आंसर छाती से या कंधे या हाथ से, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है इसका, बी ऑप्शन चेस्ट इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। एक्सरली क्षेत्र बगल से संबंधित होता है जो कंधे और हाथ के जोड़ों के पास स्थित होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो कंधा एवं हाथ इसका लगा सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन भी लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, तो डी भी लग सकता है। और अगर आपका कंधे के हाथ, कंधे एवं हाथ में, तो यहाँ पर छाती से के ऑप्शन भी लग सकता है। ये करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए इसका, ठीक है। लेकिन कंधा और हाथ दिया जाता तो आपका बी भी लग जाता, तो ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन भी हो सकता है आपका, और ये आपका चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकें। यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार से रोकना चाहिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बर्फ लगा करके, पानी डाल करके, किस तरीके से रोकना चाहिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए बाबू, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चले, तो प्रश्न, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार से रोकना चाहिए, तो उसको साफ कपड़े से दबाव दे करके हम रोक सकते हैं, साफ कपड़े से दबाव दे करके। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रक्तस्राव रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है घाव पर सीधा दबाव डालना। बर्फ का उपयोग सूजन कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका बर्फ का उपयोग करके नहीं होगा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साफ कपड़े से दबाव दे करके। सी ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 33 नंबर। प्रश्न है, दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी, तो इसी को क्रैश इंजरी कहते हैं। 33 नंबर का, सॉरी, प्रश्न क्या पूछा, हाँ क्रैश इंजरी, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्रैश इंजरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है। घाव की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है आपका, देखिए फ्रैक्चर जो है घाव की श्रेणी में नहीं आता है, ये टूट की श्रेणी में आता है। बाकी एब्रेशन, इंसिजन और लैसरेशन ये त्वचा के घाव होते हैं, जबकि फ्रैक्चर हड्डी का टूटना होता है। क्लियर, ये तीनों घाव हैं, जबकि आपका ये वाला हड्डी का टूट होता है फ्रैक्चर। अब 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मानव कंकाल में बेटा हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नवजात शिशु की बात पूछेगा तो 270 से 300 हड्डियां नवजात शिशु में हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता है कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, और वयस्क होने पर इनकी संख्या मात्र 206 रह जाती है। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो रचना के आधार पर जोड़ों को हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, ठीक है। संरचनात्मक रूप से जोड़ों को 3 मुख्य श्रेणी में बांटते हैं, पहला है रेशेदार, दूसरा है कार्टिलजिनस, और आपका अगला है आपका सिनोवियल, ये 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हिंज जोड़ या हिंज संधि को एक अन्य नाम से जानते हैं। हिंज संधि को और किस नाम से जानते हैं बेटा, हिंज ज्वाइंट को हम लोग कब्जेदार संधि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, कब्जेदार संधि। कब्जेदार संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दरवाजे के कब्जे की तरह केवल एक ही दिशा में पीछे आगे गति करने की अनुमति देती है। जैसे कि हमारी कोहनी का या घुटना जो होता है, ठीक है, वो आगे तो मुड़ जाता है लेकिन पीछे नहीं जाता है, ठीक है, इस प्रकार का। आगे देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न आप देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, कार्य के आधार पर मांसपेशियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। कार्य के आधार पर मांसपेशियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। प्रश्न आपका आ चुका है, कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है।
तो 3 वर्गों में बाँटा जाता है इसको, 3 वर्गों में बेटा इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी, ठीक है? तो कार्य के आधार पर 3 भागों में बाँटते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका 3 भागों में बाँट सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 39 नंबर प्रश्न है बेटा। प्रश्न है, वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है, किस नाम से जानी जाती है? तो वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए काम करती है, उसको हम लोग हृदय पेशी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हृदय पेशी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने से के साथ त्वचा से ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसको हम संयुक्त फ्रैक्चर कहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 41 नंबर प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है आपका। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 41 नंबर प्रश्न है, बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों की हड्डियां वयस्कों की तुलना में नरम और लचीली होती हैं, इसलिए चोट लगने पर वे पूरी तरह टूटने के बजाय एक तरफ से झुक जाती हैं या फट जाती हैं। जैसे किसी हरी लकड़ी को मोड़ने पर होता, ऐसे ही होता है, इसीलिए इसको हम स्टिक ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोला जाता है। बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? आगे देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है? शरीर का अधिकांश वजन जो होता है कंकाल पेशी की वजह से होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कंकाल पेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और स्वैच्छिक गति यानी कि जैसे चलना उठना ये सब अपने मन से इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 40% हिस्सा जो होता है इन्हीं पेशियों का होता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो कंधे का जोड़ जो होता है बाल और सॉकेट जोड़ होता है। बाल एंड सॉकेट संधि, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक हड्डी का गोल सिरा यानी बाल दूसरी हड्डी के कप जैसे गड्ढे यानी सॉकेट में फिट हो जाता है, ठीक है, जिससे कंधे को सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है। ये होता है बॉल एंड सॉकेट जोड़, ए ऑप्शन 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग बताने का प्रयास। 44 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो होता है आपका हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, तंत्रिका तंत्र। प्रश्न क्या पूछा गया आपका? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन को, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 47 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन किस तरह के होते हैं? बताएं। 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन किस तरह से होते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। न्यूरॉन न्यूरॉन किस तरह से होते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा न्यूरॉन्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका संवेदी यानी सेंसरी, दूसरा होता है मोटोर और तीसरा आपका होता है रिले यानी कि इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग आपका सेरेब्रम, सेरिबैलम और ब्रेन स्टेम होता है, जबकि आपका नेफ्रॉन जो होता है बेटा ये आपका मस्तिष्क का भाग नहीं है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति निम्न शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना पिलाना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को हमको ग्लूकोज देना चाहिए। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज, यानी शरीर में शुगर का अचानक स्तर कम होने पर शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो जल्दी से रक्त में घुल करके तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 50 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 50 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है इनमें से। देखिए स्ट्रेन जो होता है सिर की चोट नहीं होती है, बाकी होमा, हेमाटोमा, हेमरेज और कॉनकसन ये सब सर की चोट है। स्ट्रेन जो होता है मांसपेशियों या टेंडन की खिंचाव वाली चोट होती है स्ट्रेन। 51 नंबर प्रश्न है, मानव का संपूर्ण आहार नाल लगभग कितना लंबा होता है। तो लगभग में 9 मीटर, लगभग में 30 फीट। 9 मीटर यानी कि 30, अगर फीट में पूछे तो 30 फीट होता है, मीटर में 9 फीट होता है मानव का संपूर्ण आहार नाल। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। रक्त शर्करा के स्तर को कौन बनाए रखता है मानव के शरीर में, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। तो केमिकल फैक्ट्री लीवर को कहते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन से, दस्त की वजह से शरीर में मुख्यतया किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। दस्त की वजह से शरीर में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी हो जाती है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दस्त से प्रभावित 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा जब भी ढीला मल करे उसे हर बार कितना पानी देना चाहिए। फटाफट से आप बताएंगे 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दस्त से प्रभावित 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा जब भी ढीला मल करे उसे हर बार कितना पानी देना चाहिए। 100 ml के आसपास पानी देना चाहिए, ठीक है। 100 ml पुनर्जलीकरण के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 56 नंबर प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपका। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखें बेटा, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। 56 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा भाई, 56 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा। बिल्कुल, प्रश्न आपका आ चुका है, भोजन विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो पाचन तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड पॉइजनिंग दूषित भोजन करने से, पानी दूषित पीने की वजह से होता है, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 57 नंबर, त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं। त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मिस। त्वचा की बाहरी परत सबसे होती है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। मानव त्वचा की सबसे ऊपरी और बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, इसके नीचे की परत को डर्मिस कहा जाता है, और हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं। और तीनों जब जल जाती हैं, 3rd डिग्री बर्न में तीनों जल जाती हैं। 1st डिग्री बर्न में एपिडर्मिस जलती है, 2nd डिग्री बर्न में डर्मिस जलती है, और 3rd डिग्री बर्न में कौन सी जल जाती है, हाइपोडर्मिस, और ये तीनों त्वचाएं जल जाती हैं। 58 नंबर क्वेश्चन से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जलना किस प्रकार का बर्न है। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जलना ये आपका होता है सन बर्न कहा जाता है इसी को, ठीक है, सन बर्न, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बाबू, 59 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को क्या कहते हैं। निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को क्या कहते हैं, उसी को हीट एग्जॉस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन से, शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होने की स्थिति क्या कहलाती है, उसी को बुखार कहते हैं। अगर 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं इसको। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तापमान शरीर का, इसका मतलब है कि आपको बुखार चढ़ गया है। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, जहर शरीर के किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है। जहर शरीर के किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है। निगलने से, सूंघने से, त्वचा के माध्यम से, सभी के माध्यम से जहर शरीर में जा सकता है। उपरोक्त तो सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बात ध्यान रखेंगे। चले, 62 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया बाबू, प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती है। तो मीठा पानी विषाक्त नहीं हो सकता है, बाकी लॉन्ड्री पाउडर विषाक्त हो सकता है, फर्नीचर पॉलिश, कीटनाशक, ये सब आपके विषाक्त हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 63 नंबर प्रश्न है, अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 65 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बाबू, 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका 65 नंबर, निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? तो त्वचा के माध्यम से आपका प्रवेश कौन सा कर सकता है? खरपतवार नाशक त्वचा से आसानी से सोख ले जाते हैं, ठीक है। तो त्वचा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो त्वचा के माध्यम से आपका कौन सा प्रवेश कर सकता है? तो मादक पेय प्रवेश कर सकता है। मादक पेय तो आप पी सकते हैं बिल्कुल, तो ये नहीं होगा। चारकोल भी नहीं होगा, घरेलू गैस भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीक्ड किलर, यानी कि खरपतवार नाशक जो होता है, खरपतवार नाशक के त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे बेटा? 65। 65 नंबर का राइट आंसर क्या लगाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मादक पेय तो मुंह के माध्यम से जाता है, ठीक है, एल्कोहलिक वगैरह। तो खरपतवार नाशक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरपतवार नाशक, वीड किलर, ठीक है, वीड किलर। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथ को किससे धोना चाहिए? तो उसको आपको किससे धोना चाहिए? तो साबुन से, हैंड वॉश से, सैनिटाइजर से, इनमें से जो भी उपलब्ध हो उसी से आप धो सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कीड़े के काटने पर यदि खुजली हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए? अगर कोई कीड़ा काट लिया और आपको खुजली हो रही है, ऐसी स्थिति में हमको बेकिंग सोडा का पेस्ट उस पर लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, सर्पदंश से शरीर का रंग होने लगता है। सर्पदंश यानी जब सांप काट लेता है तो शरीर का रंग कैसा होने लगता है? बताइए, सर्पदंश शरीर शरीर का रंग कैसा होने लगता है भाई? कौन सा करेक्ट आंसर? 68 नंबर प्रश्न आपका, सर्पदंश यानी सांप के काटने से शरीर का रंग नीला या कभी कभी काला भी होने लगता है। तो काला या नीला, ठीक है, नीला पड़ने लगता है। नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला या काला में से कोई एक होता है, कभी कभी नीला कभी कभी काला, ठीक है। सांप के जहर के कारण से रक्त संचार में बाधा आती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर या डंक वाली जगह का रंग नीला पड़ने लगता है। नीला या काला, इसका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला भी लगा सकते हैं, नीला भी। उससे ज़्यादा बेटर नीला होता है, कभी कभी काला भी हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। नीला करेक्ट आंसर हो सकता है और काला भी कभी कभी लग सकता है। 69 नंबर प्रश्न, जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा पहले करनी चाहिए? तो जानवर के काटने पर निम्न में से घाव को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए हमको। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन आपके, और कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक जो है बहते पानी और साबुन से साफ करना चाहिए, ये जरूरी होता है ताकि रेबीज का संक्रमण जो है कम हो सके। 70 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग होते हैं? हमारे शरीर में मुख्य रूप से संवेदी अंग जो होते हैं, सेंसरी आर्गन्स, वो 5 होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का महसूस करते हैं, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन से, कौन संवेदी अंग है इनमें से? आँख, कान, नाक, गला। कौन सा संवेदी अंग नहीं? आँख है, कान है, नाक है, तीनों है, गला नहीं होता तो डी ऑप्शन लगा देंगे। 72 नंबर, आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? बताएं, आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? 72 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आँख के पारदर्शी हिस्से को बेटा क्या कहते हैं? आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, आँख का कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु का चित्र मस्तिष्क को भेजता है? तो रेटिना भेजती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, कान सुनने के अलावा मानव शरीर के लिए और कौन सा काम करता है? तो कान सुनने के अलावा संतुलन बनाता है, ठीक है, संतुलन बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? जो सिर के किनारे से जुड़ा हुआ होता है उसको हम पिन्ना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। कान का बाहरी दिखाई देने वाला हिस्सा पिन्ना कहलाता है, जो जो ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके कान के अंदर भेजता है, उसी को पिन्ना कहते हैं। 76 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं? तो कान के किस हिस्से में होती हैं? आंतरिक कान में, इनर इनर ईयर में होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक कान में कोक्लिया सुनने के लिए और वेस्टिबुलर सिस्टम जो है शरीर का संतुलन बनाने के लिए कान के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा यानी स्किन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
पूरे शरीर को ढकती है और वजन और क्षेत्रफल के हिसाब से शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, तो लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है, तो आंतरिक अंग पूछे तो लीवर लगाएंगे, बाहरी अंग पूछेगा तो त्वचा ही लगेगा, या तो सबसे बड़ा अंग पूछेगा तब भी त्वचा ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है, कैसी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती हैं? तो कैसी वस्तुएं बेटा, तो शीशा, कील, कांटा, तीनों त्वचा के अंदर घुस सकते हैं और घाव कर सकते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण का क्या कारण हो सकता है? बताएं। प्रश्न बढ़िया आपका। 69 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के कारण क्या हो सकता है? अत्यधिक गर्मी की वजह से हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में किसे शामिल नहीं करना चाहिए? किसे शामिल नहीं करना चाहिए? तो बैंक के मैनेजर का वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होता है, बाकी चिकित्सा के डॉक्टर को शामिल करें, स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक को और स्कूल के कनिष्ठ शिक्षक सभी को शामिल करें। बैंक मैनेजर का वहाँ पर कोई काम नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए कौन से कारण ज़्यादा जिम्मेदार हैं? बताएं। 81 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए कौन से कारण ज़्यादा जिम्मेदार हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन, यांत्रिक और मानवीय दोनों कारण जरूरी जो है जिम्मेदार हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, किस आयु वर्ग में सड़क यातायात की चोटें मृत्यु का कारण है? बताएं। 82 नंबर, किस आयु वर्ग में सड़क यातायात की चोटें मृत्यु का कारण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 15 से 29 वर्ग के जो आयु वर्ग हैं यहीं पर ज़्यादा चोटें मृत्यु का कारण बनती है। बी ऑप्शन। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? 83 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्र सरकार की होती है, एनडीएमए के माध्यम से। केंद्र सरकार एनडीएमए के माध्यम से होती है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 84 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने में नोडल मंत्रालय कौन है? नोडल मंत्रालय कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय होता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, वो आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं उनको भूभौतिकी संबंधी आपदाएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, अगर बच्चा जन्म होने पर सांस नहीं ले रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा नंबर है बेटा? 80 नंबर क्वेश्चन आपका, सॉरी 86 नंबर प्रश्न है, अगर बच्चा जन्म होने पर सांस नहीं ले पा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? उसकी छाती को रगड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म के तुरंत बाद यदि बच्चा नहीं रोता है या सांस नहीं लेता है तो उत्तेजना पैदा करने के लिए उसकी छाती या पीठ को धीरे से रगड़ा जाता है ताकि श्वसन प्रक्रिया जो है उसकी शुरू हो सके। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न है, यौन शिक्षा किस उम्र में जरूरी होती है? बताएं, यौन शिक्षा किस उम्र में जरूरी होती है? यौन शिक्षा बाल अवस्था में या किशोरावस्था की शुरुआत में? तो बाल अवस्था में शुरू होती है, 9 से 12, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 88 नंबर प्रश्न है, सही यौन शिक्षा किन रोगों को रोकने में मदद करती है? सही यौन शिक्षा जो होती है एचआईवी संक्रमण से संबंधित रोगों को समझने में या उससे उसको कम करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोगों से रक्षा करती है। 89 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? तो खून को किडनी यानी ब्रिक किडनी, एक मिनट, मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? तो 89 नंबर, खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है बेटा? किडनी रक्त में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल को छान करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, फेफड़े क्या होते हैं बेटा? फेफड़े में जो टिकला गलत है, फेफड़े केवल गैसों का विनिमय करते हैं, फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी करता है, तो किडनी फिल्टर करता है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर सी ऑप्शन लगा दें, किडनी फिल्टर करता है, फेफड़े फिल्टर नहीं करते। तो 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 89 नंबर का क्या लगाएंगे आप सभी लोग? 89 नंबर का लगा दीजिएगा आप लोग किडनी यानी ब्रिक लगा दीजिएगा। ठीक है, किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? किडनी ही करती है। 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छान करके मूत्र बनाता है? तो किडनी ही बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बाबू?
91 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसी को प्रजनन कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति का कौन सा अंग करता है? नर हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन स्टोरेरोन, इसकी उत्पत्ति कौन सा अंग करता है? तो वृषण करता है, वृषण यानी कि टेस्टिस। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नर प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है? नर प्रजनन तंत्र का अंग आपका फेलोपियन नालिका है। फेलोपियन ट्यूब जो है ये महिला प्रजनन तंत्र का अंग है, जबकि अधिवृक्क, शुक्रवाहिका और प्रोस्टेट ये सब नर प्रजनन तंत्र के अंग होते हैं। फेलोपियन नालिका मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा होती है। आगे देखते हैं 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं? युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। युवावस्था में लड़के और लड़कियों में बदलाव आते हैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार के बदलाव दिखाई पड़ते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखें, शारीरिक लंबाई बढ़ना, मानसिक में सोच में बदलाव होना, व्यवहार में बदलाव होना, ये सब सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, मानसिक परिवर्तन क्या है? सोच में बदलाव होना, लंबाई बढ़ना शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सारे परिवर्तन होते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, युवावस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन की वजह से होते हैं? तो लड़कों में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, उसकी वजह से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लड़कों में दाढ़ी मूंछ आती है वो इसी हार्मोन की वजह से आती है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की वजह से। आवाज़ भारी हो जाती है, मांसपेशियों के विकास के लिए जिम्मेदार यही हार्मोन होता है। ठीक है, बाकी जो है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये सब महिलाओं के लिए होता है। 96 नंबर प्रश्न, लड़कों में युवावस्था की औसत आयु क्या होती है? लड़कों में युवावस्था की औसत आयु जो होती है बेटा ये 12 वर्ष की होती है। 12 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ज़्यादा सही आपका सी ऑप्शन लग रहा है। तो 12 साल जो होता है आमतौर पर 12 से 14 वर्ष के बीच में आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर है बेटा, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका निर्विवाद रूप से बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग। तो इनमें से हार्पीज जो रोग होता है ये यौन संचारित रोग होता है। हार्पीज एक वायरस से होने वाला संक्रमण है जो असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से फैल जाता है। 98 नंबर प्रश्न है आपका, एचआईवी वायरस। प्रश्न आपका क्या है भैया? एचआईवी वायरस मानव शरीर के किस प्रणाली पर हमला करता है? तो एचआईवी वायरस इम्यूनिटी सिस्टम को आपके कमजोर कर देता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली पर। एचआईवी शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति जो होती है उसको नष्ट कर देता है। बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर में अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। 99 नंबर प्रश्न है, पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 13 से 19 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99 नंबर का पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13.5 से लेकर के 17.5 जो है ग्राम डील तक होता है। ठीक है, तो सबसे करीब आपका डी वाला विकल्प है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वयस्क पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, तो महिलाओं में लगता तो 10-13 हो सकता था, लेकिन 13-19 आपका होगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, 13-17 होता, लेकिन 13 से 19 लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपका सी भी करेक्ट आंसर कहीं कहीं पर लगा मिलता है, कहीं कहीं पर डी। तो डी या सी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 100 नंबर क्वेश्चन है, गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक किडनी में लाखों सूक्ष्म फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये ही रक्त को छानते हैं और मूत्र को अलग करते हैं। मूत्र को बनाने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन ही करता है। नेफ्रॉन के माध्यम से मूत्र अलग होता है। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया। आपको बता दूं कि कम से कम आपके 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है फर्स्ट एड एंड हेल्थ के, जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करना है विथ आंसर शीट वो प्राप्त कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन अगर आपका है तो फूड न्यूट्रिशन का भी कम से कम आपका 5 से 6 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, और फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भी 5 से 6 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। ये सब मिल जाएगा। जिन बच्चों को जोड़ना है पीडीएफ प्राप्त करनी, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 99 84 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। 139 इस नंबर पर एसएमएस करेंगे। ठीक है, अगर आपको बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स पूरा लेना है सभी सब्जेक्ट का, तो आपके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर के लिए फीस आपकी 150 रुपये रखी गई है। ठीक है,
और सभी सब्जेक्ट का जिनमें मिलेगा आपको, और लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर केवल आप बीए बीएससी में हैं या बीकॉम में हैं और केवल आपको फूड न्यूट्रिशन या फर्स्ट एड एंड हेल्थ का चाहिए, उसके लिए मात्र ₹50 फीस रखी गई है। ₹50 फीस में आपके लिए फूड इसके 5-5 अच्छे प्रैक्टिस सेट मिल जाएँगे, जिसको आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, सब यहीं से फँसेगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।